प्यारे बच्चों, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आई होप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जीतू भैया फिर से आए हैं आप लोगों के लिए, आपका ही वो सपोर्ट करने के लिए, आप घर पे पढ़ते रहें उसके लिए हम इस वीडियो का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। थर्ड जो लेक्चर था बहुत प्यारा लेक्चर था, जिसमें अपन ने ये समझा कि कैसे हम पृथ्वी की, वहाँ पे मैंने वर्ड गलती से गलत बोल दिया था, जो था त्रिज्या, उसको मैंने गलती से पृथ्वी का व्यास बोल दिया था, जो था 6400 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो थी उसकी 6371 किलोमीटर, वो थोड़ा सा मिस्टेक था। वो हमने कैलकुलेट करना सीखा कि वो कैसे निकालते हैं, चंदा मम्मा का व्यास कैसे निकालते हैं, लंबी लंबी दूरियों को कैसे मापते हैं। तो आज अपन बात करने वाले छोटी छोटी दूरियों को कैसे मापते हैं। ठीक है, ये जो लेसन है उसमें मापने वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। चलो तो लेसन स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। वही सेम टू सेम स्लाइड, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स अपन ने पढ़ा है, मीटर स्केल पढ़ ली, तराजू जानते ही हो, घड़ी जानते हो, थर्मामीटर जानते हो। ठीक है, तो इस लेसन में लंबाई के साथ साथ हम समय और द्रव्यमान का मापन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सबसे सूक्ष्म दूरियों को मापन कैसे करेंगे। अब भाई सबसे सूक्ष्म दूरियां कैसे मापी जाएगी, तो देखो हमने बोला अगर हमें छोटी मोटी लंबाइयां मापनी है तो मीटर स्केल यूज कर लो, उससे छोटा जाना है तो वर्नियर कैलिपर्स यूज कर लो, उससे छोटा जाना है तो स्क्रू गेज यूज कर लो। अब मान लो लंबाइयां बहुत छोटी हैं, एंगस्ट्रॉम रेंज की हैं। एंगस्ट्रॉम मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 की घात -10 मीटर के, इतने के बराबर होता है। तो अगर हमारी लंबाइयां मान लो कि जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से, ये लिखिए ये एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्पेशल टाइप के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। उस सूक्ष्मदर्शी में दृश्य प्रकाश तरंगों का उपयोग लिया जाता है। सर दृश्य प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं, तो बेटा दृश्य प्रकाश जो हम देख सकें, जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंग जो हम सब जानते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, वो 7 कलर का जो प्रकाश होता है उसको अपन बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे, जिसकी वैल्यू अगर आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और फिजिक्स में तो बहुत कम पार्ट है इसका, इसकी वैल्यूज जो है वो 350 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है ना, इन्हीं के बीच में होती है। ये हमारे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, वो 9th क्लास वाला ही तरंग है, तो 2 तरंगों के बीच का है ना, ये इनके बीच की दूरी। तो दृश्य प्रकाश की जो दूरी होती है तरंग दैर्ध्य की, वो लगभग इतनी होती है। तो इसलिए हम जब हमें लंबाइयां मापनी हो, कितने की, इतने की, 4000 से 7000। अब देखो हमने एंगस्ट्रॉम में लिख लिया इसलिए 4000 से 7000, अगर नैनोमीटर से लिखते हैं तो हम लिखते हैं 400 से 700, दृश्य प्रकाश के अंदर आ रही है इसलिए हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी के लिए, ऐसी दूरियों के लिए, छोटी छोटी दूरियों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एक स्पेशल टाइप के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें दृश्य प्रकाश की तरंगें यूज होती है। यहां में सामने मैंने आपके लिए डायग्राम डाला है, डायग्राम के अंदर देखो आप, स्पेशल बहुत छोटे छोटे मापने के लिए इसमें अलग अलग ये लगे हुए हैं, और इस डेटा को हमने कंप्यूटर पे इस तरीके से भेज दिया, और कंप्यूटर पे भेजने के बाद आपको ये बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है ना, 3D में मस्त पिक्चर दिख रही है, जैसे 3D पिक्चर अपन चश्मा पहन के देखने जाते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, आराम से उसको रोटेट करके देख लो वगैरह वगैरह। तो अगर हमें इन दूरियों का मापन करना है तो हम स्पेशल टाइप के सूक्ष्मदर्शी, जिसको दृश्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दृश्य प्रकाश की तरंगों का उपयोग किया जाता है। बस दूरी याद रखनी है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब मान लो कि दूरियां अगर 1 एंगस्ट्रॉम लंबाई की हो, तब उसके लिए एक दूसरे प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। बस उसमें हम दृश्य प्रकाश के लिए किसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स का यूज करते हैं अपन। ठीक है, अगर जो दूरी हमारी वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, उससे छोटी हो, 1 एंगस्ट्रॉम तक की माप सकते हैं, उससे छोटी वाली नहीं। अगर 1 एंगस्ट्रॉम तक है तो हम माप लेंगे। ठीक है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके। देखो इसमें लिखा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रकाश पुंज, मतलब एक नॉर्मल जो अपन ने यहाँ पे व्हाइट लाइट रे ली थी, श्वेत प्रकाश ये था, उसकी जगह यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पुंज यानी इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज करते हैं। जैसे अपन लेजर लाइट डालते तो कैसे एक बीम निकलती है, उसी को अपन बोलते हैं पुंज। ठीक है ना, टॉर्च जलाते तो कैसे पैरेलल लाइट्स निकलती हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं पुंज। तो यहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है हमारा। अब देखिए ये भी आपके सामने बना हुआ है। ठीक है ना, हमें इसकी स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर नहीं जाना, बस आपको देखने में मस्त लगे हाँ क्या चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको डाला है। ठीक है, आपको हमारा इनिशिएटिव तो पता ही है क्या,
यूज मास्क, सैनिटाइजर और क्या बोलते हैं जो ग्लव्स है वो आप यूज करें, घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली कि अगर इतनी छोटी लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो अपन क्या करेंगे। एक छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में और दे रखा है, वो ये है कि अगर हमें आणविक व्यास ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। आणविक व्यास जो है वो लगभग, देखो जो हमारा अणु होता है ना, अणु उसका व्यास लगभग 10 की घात -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम से 10 की घात -9 मीटर के बीच में होता है। और नाभिक का जो साइज होता है ना वो 10 की घात -15 मीटर के आसपास होता है। हम नाभिक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अणु परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमें उसका साइज निकालना है तो हमारी बुक में एक छोटी सी मस्त सी विधि दे रखी है। वो विधि है ओलिक एसिड की यानी ओलिक अम्ल का उपयोग करके। बहुत पुरानी सी विधि है, बहुत पुराने टाइम की विधि है, बट आज तो हम यूज नहीं करते, बट पहले यूज करते थे और सिलेबस में तो पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। तो एक बच्चा हमारे पास, बालक, सुंदर सा बालक जो दिमाग में सोच रहा है पढ़ के बुक में से, यार ये T = NV/400A है क्या, तो कोई नहीं जी, तो भैया समझाएंगे ना, सामने बोर्ड पे देखेंगे तो समझ आएगा। हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ओलिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हाँ। तो हम यूज कर रहे हैं ओलिक अम्ल, ओलिक एसिड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ओलिक अम्ल का अपन यूज करेंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है इसके अंदर। ओलिक अम्ल इस तरीके के जो चौले होते हैं उसके अंदर मिलता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा ये जो ऑयल बना रखा है इसका, ठीक है ना, इससे मिलता है एक्चुअली। तो निकाल, बहुत सिंपल सी चीज है। हमको क्या करना है, सबसे पहले ओलिक अम्ल लेना है और ओलिक अम्ल को एल्कोहल के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। किस में डालना है इसको, एल्कोहल। एल्कोहल में ओलिक अम्ल डालना है और इसकी 20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता का एक विलयन बनाना, ये इसकी सांद्रता है। ये 20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास विलयन जो है वो 20 सेंटीमीटर का क्यूब का हो तो उसमें एक पार्ट जो है वो किसका होगा, ओलिक अम्ल का। यानी 19 पार्ट, आप ऐसा मान लो 20 में से 19 पार्ट जो है एल्कोहल के और एक पार्ट किसका, ओलिक अम्ल का, ठीक है। और वापस इसके अंदर वापस क्या बोलते हैं, इसका एक पार्ट लेना है छोटा सा, एक ड्रॉप ले लिया, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और वापस इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाल दिया। तो अब इसकी जो सांद्रता है वो कितनी हो गई, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी है, हमें उल्टा लिखना था ना, 1/20। 20 में से एक भाग हमारा ओलिक अम्ल का है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 20 में से एक भाग किसका है, ओलिक अम्ल का। फिर इसमें से इसका एक भाग वापस लिया और इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में वापस मिला दिया, यानी इसको और पतला कर लिया, ठीक है। मान लो आपने गाढ़ा सा सोल्यूशन बनाया है ना, चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसको पानी में घोल दिया, फिर उसमें से 1 चम्मच पानी और निकाला, फिर वापस उसको एक ग्लास में डाल दिया, तो उसकी सांद्रता और कम हो गई। तो हम भी यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो अब इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 1/20 गुणा 1/20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/400 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर 400 में 400 अगर भाग है किसके, एल्कोहल के, तो एक भाग किसका होगा, ओलिक अम्ल का, ठीक है। अब एल्कोहल ही क्यों लिया, तो देखो हमारे पास सैनिटाइजर की बोतल हम यूज करते हैं, आप लोग भी यूज किया कीजिए। तो इस एल्कोहल के अंदर 60 to 70% एल्कोहल है, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर के अंदर। तो जब इसको यूज करते हो तो क्या होता है, यूज करने के बाद ऐसे हाथों में लगाते गायब, क्योंकि इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन ने इसका यूज यहाँ पे किया है। एल्कोहल से सोल्यूशन बनाना आसान होता है, ओलिक अम्ल इसमें आसानी से घुल जाता है और इजीली इवेपोरेट भी हो जाता है। देखो केमिस्ट्री में पढ़ोगे दो तरीके के, दो हमारे विलायक होते हैं जिसमें अपन घुलते हैं चीजों को, एक होता है पानी और एक होता है हमारा एल्कोहल, ठीक है। कुछ पानी में घुल जाते हैं मोस्टली और कुछ एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल में घुल रहा था इसलिए घोल दिया, और एल्कोहल आराम से इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, इसलिए इसका यूज करा। अब हमने सोल्यूशन तो बना लिया, अब सोल्यूशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना है। तो हमें एक तश्तरी लेनी है ना, केमिस्ट्री वाली, एक प्लेट लेनी है छोटी सी, और उसके अंदर रेक्टेंगुलर या फिर क्या बोलते हैं, मतलब आयताकार, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सर्कुलर, मतलब गोलाकार जो है, आपको एक इस तरीके की पानी की लेयर बनानी है, ठीक है। पानी की आपने ऐसे एक लेयर बनानी, पानी ब्लू कलर का, आज ब्लू है पानी, पानी तो ब्लू होता ही नहीं है, आसमान का कलर होता ना ब्लू, तो आज ब्लू है पानी वाला ही पानी हमने डाला, उसकी एक लेयर बनाई और इस
लेयर के ऊपर अपन एक पाउडर डाला, उस पाउडर को अपन बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है ना। ये अपन ने इसके ऊपर इसकी एक परत डाल दी, ठीक है। अब ये लाइकोपोडियम पाउडर हमने क्यों डाला है, आप इसकी जगह चॉक पाउडर का यूज भी कर सकते हो। ये क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर सोल्यूशन डालेंगे ना तो ये पानी में मिक्स नहीं होगा हमारा सोल्यूशन, मतलब पानी का सोल्यूशन, पानी और हमारा जो ऊपर ये अपन डालने वाले हैं ओलिक अम्ल का जो सोल्यूशन है जिसमें डालने वाले हैं, तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम पाउडर जो है हमारा, या इसकी जगह चॉक पाउडर आप यूज कर सकते हो, वो इसके ऊपर अपने को डालना है, ठीक है। डालने के बाद इसका काम क्या, सिर्फ दोनों की सेपरेट लेयर बना के रखना, बस और कुछ नहीं। ओहो, ये तो दिखेगा ही नहीं हमारा कलर, कोई नहीं सर, ब्लू तो दे लिया अपन ने, तो चलो ग्रीन ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हमारे मेन चीज डालनी है अपने को, वो क्या है हमारे पास, वो डालना अपने को ओहो पूरा ही रब हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं हम, अल्कोहल प्लस ओलिक अम्ल और इसकी कितनी सांद्रता बनाई, 1/20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसमें वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब डाला अल्कोहल का, ओलिक अम्ल की सांद्रता है 1/400, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि पानी की सबसे पहले एक लेयर बनानी है, तो पानी की फटाफट एक लेयर बना लेते हैं। ये पानी की लेयर बनाई अपन ने, ठीक है, ये पानी की लेयर बन गई, ब्लू ब्लू पानी। इसमें लाइकोपोडियम पाउडर डाला, ऊपर से थोड़ा सा डाल दो, तो हम डाल के बता देते हैं बस ऐसा थोड़ा सा कि भाई हमारे मिक्स नहीं हो। तो पतली सी अपन ने लेयर लाइकोपोडियम पाउडर की इसके ऊपर, इसके पूरे के ऊपर स्प्रिंकल करी, डाल दिए, ठीक है ना, इस पूरे पे डाल दिए हमने, बता नहीं रहा हूँ फिर पूरा कचरा हो जाएगा डायग्राम का, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसके ऊपर इसकी लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर डाली है। अगर लाइकोपोडियम पाउडर अवेलेबल नहीं होता है तो अपन चॉक पाउडर डाल के भी काम चला सकते हैं, बस सोल्यूशन मिक्स नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं हमारा ये वाला जो हमने बनाया ना ओलिक अम्ल वाला सोल्यूशन, इसको इसके ऊपर डाल देना है। तो ये अपन ने डाला, ये डाला हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओलिक अम्ल का विलयन। बस ये आपको अलग से बताने के लिए बता रहे हैं हम, ऐसा मत सोचो ना ग्रीन नहीं दिखता है सोल्यूशन, ये तो बस बताने के लिए करा हमने अलग अलग कलर से, ठीक है। तो ये है हमारा ओलिक अम्ल का विलयन जो अपन ने डाला है, ओलिक अम्ल और अल्कोहल का सोल्यूशन विलयन। अब कुछ माननी है अपने को चीजें। पहली चीज, इसका जो क्षेत्रफल है, यानी जो अपन ने लगाया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल हमने माना है A फॉर एप्पल। उसके बाद इसकी जो मोटाई है ये वाली या ये वाली, कुछ भी ले लो, इस मोटाई को अपन ने माना है T, तो इसकी मोटाई हो गई हमारे पास, इसकी मोटाई को अपन ने मान लिया है T, ठीक है। और इसमें कितने अणु हैं पूरे इसमें मिला के मैं सब मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कितने अणु हैं, ऐसे अणुओं की संख्या कितनी, अणु कितने हमारे पास N, क्योंकि हमने इतनी पतली लेयर बनाई है। ध्यान से सुनेंगे आप, अगर आप बीकर में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, हमने इसकी इतनी पतली लेयर बनाई है कि जो लेयर की मोटाई है ना, यानी इस परत की जो मोटाई है ना, वही अणु के मोटाई के बराबर है। तो अगर हम इस T की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो अणु की मोटाई भी निकल आएगी, ठीक है। तो अपने को यही करना है, यहाँ पे अपने को इसकी मोटाई निकालनी है जो एक अणु की मोटाई के बराबर होगी। तो हमें T का मान नहीं पता, बाकी और चीजें मान के चलनी है, जैसे N अणु है और एक अणु का आयतन कितना, एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन है हमारे पास V, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं भाई एक बीकर है, बीकर में एक जो बहुत छोटी छोटी कैंडीज पड़ी, गोलियां पड़ी है ना, खाने वाली गोलियां डाली आपने। अब वो एक गोली जो है वो मान लो इतनी वॉल्यूम की है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की, मतलब उसका आयतन इतना है। ऐसे मैंने उसमें 50 गोलियां डाल दी तो उसका आयतन कितना हुआ सर, 1 × 50, सही है। ऐसे मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एक अणु का आयतन V है,
ऐसे कितने अणु हमारे पास n। तो ये जो अपने लेयर बनाई है, ये जो परत बनाई है ओलेक अम्ल की, इसका आयतन कितना हुआ सर n इंटू वी। और ये आयतन किसके बराबर होना चाहिए, देखते हैं कैसे निकलेगा भाई, इस परत के आयतन के बराबर। अब इस परत का आयतन निकालने एक और का तरीका है, क्या तरीका है देखो। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने n इंटू वी निकाला है, इसमें से हमें कौन सी चीज चाहिए, सिर्फ ओलेक अम्ल। तो हम ओलेक अम्ल की सांद्रता से इसको गुणा कर देते हैं, 1/400 से गुणा करने पर आपको ही मिल जाएगा, है ना। हमें सिर्फ ओलेक अम्ल से मतलब था, इसलिए हमने ओलेक अम्ल लिया, बाकी सारा तो इवेपोरेट हो गया, अल्कोहल उड़ गया, बस ये बचा। तो ओलेक अम्ल था हमारे पास, 400 में से एक बार ओलेक अम्ल का था ना, इसलिए 400 से भाग दे दिया। और अब इस लेयर की हम आयतन निकालते हैं। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, जैसे ये आपका सिलेंडर, गोल गोल सिलेंडर, और इस सिलेंडर का जो आयतन है आप सबने पढ़ा होगा सर पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया बेटा भाई, जब सर पानी इसमें पोर करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी जो है पहले कौन सी सतह को टच करता है, इस वाली सतह को, इस वाली सतह को जो कि वृत्ताकार है, इस वृत्ताकार सतह का जो क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर, और कितने ऊंचाई तक भरा h, तो इसका आयतन कितना हुआ आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो इसके अंदर आधार क्या है a, भाई मान लो घनाभाकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को अपन ने शॉर्ट में a बोल दिया, तो हम इसको बोल देते हैं a। लंबाई इंटू चौड़ाई एक साथ गुणा करके मिली, और जो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को अपन मान रहे हैं t। हमें चाहिए क्या था t, तो t का मान क्या आया, t का मान आया NV बटा 400A। तो ये जो बच्चा हमारे सामने सोचता हुआ आपको दिख रहा है, इस बच्चे ने जो मोटाई लिखी है यहाँ पे सोचते हुए, बुक में पढ़ते हुए, बिल्कुल सही थी कि हमारे आणविक कौन से अणु की बात कर रहे हैं, पर ओलेक अम्ल के अणु के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी मोटाई कितनी आई NV बटा 400 इंटू A, जहाँ पे A क्षेत्रफल है, V अणुओं की संख्या है, N अणुओं की संख्या है, और V एक अणु का आयतन है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटे छोटे आणविक व्यासों की गणना ओलेक अम्ल विधि का उपयोग करके। बुक में देखोगे तो ये बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, सारी रामायण लिखी है उसमें अच्छी वाली, कोशिश करिए आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब हमारा थ्योरी वाला पार्ट, आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं मोस्टली थ्योरी ही है। अब हम बात करते हैं, देखो बहुत प्यारा सा आप लोगों के लिए एक हमने स्लाइड बनाई है, कोशिश करिए अच्छे से आपको समझ आए। पीछे ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज बड़ा सारा, तो त्रिभुज में जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, आपकी जो इसकी थिकनेस भी पतली होती जा रही है ना, तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो जो लंबाइयों के मात्रक है ना वो छोटे होते जाएंगे, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे तो लंबाइयों के मात्रक बड़े होते जाएंगे। देखो सबसे छोटा मात्रक कौन, फर्मी, सबसे बड़ा मात्रक कौन, पारसेक। ऊपर से नीचे जाओगे तो मात्रक क्या होगा, बढ़ रहा है। मेरे ऊपर जाने का मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लंबाई के मात्रक क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड आपको यही बता रही है। अब चलो पढ़ते हैं एक करके। पहली फर्मी, बचपन अभी हमने पहले लेसन में भी कवर की थी कि जो एक फर्मी होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। एक जो हमारा फर्मी होता है वो 10 की घात -15 के बराबर होता है। मैं इसको काट के लिख देता हूँ, -15 मीटर। और ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, क्योंकि नाभिक का आकार इतना ही होता है। ठीक है, इसके बाद है एक खगोलीय मात्रक। खगोल विज्ञान बहुत पढ़ते हैं ना अपन, वही खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। देखो लिखा है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसलिए इसको अपन ने शॉर्ट में लिखा है AU। एक AU कितने के बराबर, 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर के। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। क्लास 10th याद करो थोड़ा वापस, आपको पढ़ाया गया था राहुल सर के द्वारा कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो इतना होता है, जो कि लगभग है। ठीक है ना, जिसको अपन c से निरूपित करते हैं। तो जब ये प्रकाश चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो एक साल में जितनी दूरी तय कर लेगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, जैसे सन से यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लेता है प्रकाश, ऐसे वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और बीतते बीतते 1 साल हो गया। तो जितनी उसने दूरी तय कर ली ना, उसी दूरी को अपन क्या बोलते हैं, उसी दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। बहुत आसान है निकालना, निकालनी नहीं है पर सर बता तो दो कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि प्रकाश किस वेग से गति कर रहा है, भाई दूरी निकालनी, दूरी बराबर समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी, 3 गुणा 10 की घात 8 लिख दी भाई सर। चलो
A3 गुणा 10 की घात 8। समय कितना? 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। सॉल्व कर लो बेटा, जो मान आएगा वो हमने शॉर्ट में लिख के दे दिया। 1 लाइट ईयर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, लाइट ईयर इसलिए LY लिखा है। उसका मान आया 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा मात्रक दूरी का पारसेक। एक पारसेक 3.1 गुणा 10 की घात 16 के बराबर होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। पहले तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो हमने समझ ही लिया। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अटपटी सी है कि खगोलीय मात्रक को अगर हम खगोलीय मात्रक दूरी को अगर हम चाप के रूप में लेने पर यदि किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण आंतरित होता है तो प्राप्त दूरी को एक पारसेक कहते हैं। बहुत ही क्लिष्ट भाषा, बहुत ही टफ सी भाषा लग रही होगी ना, पर है कुछ भी नहीं। देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा था सिंपल सा। क्या पढ़ा था? कि थीटा बराबर L/R होता है सर। तो हमने उसमें क्या बोला? हमने बोला थीटा का मान कितना रख दो? 1 सेकंड। ठीक है, और जो L है यानी चाप की लंबाई है उसको कितना रख दो? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। तो जो आपको R प्राप्त होगा उसी को अपन क्या बोले? 1 पारसेक। सर एक क्या बोले, वो समझ नहीं आया। 1 सेकंड, ये 1 सेकंड क्या है? तो इसी को समझाने के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड डाली है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, बहुत ही सुंदर सी है ना। वैसे तो सूरज के साथ ही ये हमारे सूरज बाबा के साथ होने चाहिए थे पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो थोड़ा सा डायग्राम का इधर उधर हो गया। ये केंद्र से दूरी आएगी, आप मान लो कि केंद्र से दूरी है। डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हमने तो वैसे भी इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल ही दिया, AU। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU खगोलीय मात्रक दूरी को चाप की लंबाई माना जाए और वहां पे किसी जगह पे 1 सेकंड का कोण अंतरित हो, तो ये जो आपको लंबाई दिख रही है, ये जो आपको लंबाई दिख रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 पारसेक। पर सर ये 1 सेकंड का लॉजिक क्या है? तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को डिग्री बताया। ठीक है, डिग्री से हमने रेडियन में जाना भी सीखा कि भाई डिग्री से अगर हमें रेडियन में जाना है तो हम π/180 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें थीटा जो चाहिए होता है, थीटा बराबर S/R या L/R में, वो तो रेडियन में ही चाहिए होता है। बट ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री को अपन और छोटा कर सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? इसको हम मिनट में, और इस मिनट को अपन किस में परिवर्तित कर सकते हैं? सेकंड में। तो आपका जो 1 डिग्री होता है ना, वो 60 मिनट के बराबर होता है, और मिनट को एक डैश से बताते हैं। और 1 मिनट जो होता है ना, वो 60 सेकंड के बराबर होता है, उसको डबल डैश से बताते हैं। तो अगर आपको उल्टा जाना है, मान लो 1 मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मिनट में कितना डिग्री? ओहो, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, दोनों को बराबर बराबर कैसे लिख दिया? हम 60 बोल रहे हैं, लिखे कर रहे हैं ना सर। ध्यान कहाँ है, क्या सोच रहे हैं आप? तो 1 डिग्री जो हमारा 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो हमारा वो 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो जो आपका 1 मिनट हुआ वो 1/60 डिग्री के बराबर हुआ, और 1 जो सेकंड है वो 1/60 मिनट और 1/60 गुणा 1/60 सेकंड के बराबर, सॉरी डिग्री के बराबर हुआ। बस अपने को ये बात समझनी है। तो कोण इतना छोटा बन रहा है, इतना छोटा, 1/3600 डिग्री का इतना छोटा कोण बने, और अगर हम जो चाप की लंबाई है उसको 1 AU लेके चलें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय मात्रक लेके चलें, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम बोल रहे हैं 1 पारसेक, जो बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, बस देखो इसी सब कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे किया है। मैंने थीटा का मैं निकाला 1 सेकेंड, उसको डिग्री में परिवर्तित कराइए ना, पर अपने को पता है थीटा बराबर S/R या L/R में डिग्री थोड़ा ना चलता है, रेडियन चलता है। तो इसको π/180 से क्या कर दिया अपन ने? इसी मान को हमने π/180 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो ये देखो करा हुआ है, ये मान आया हमारा। इसको π/180 से आप 1/3600 को π/180 से गुणा कर दो। ये किसमें आ गया? रेडियन में। अब हमारे पास एंगल है, ठीक है ना, एंगल है, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले पढ़ी थी ना, ये रही 1.5 गुणा 10 की घात 11। इस मान को रख दो यहाँ पे, किसकी जगह? इस S की जगह। थीटा का मान ये रहा, तो R बराबर कितना हुआ? S/थीटा लगा लो।
लगाने के बाद ये मान आएगा, ए पारसेक का मान। क्या सर इतना कुछ याद करेंगे क्या अपन? इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? करनी नहीं है, हमें तो मान याद रखना है। पारसेक सबसे बड़ा यूनिट होता है, मान होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। मान लो याद नहीं हो रहा तो 3 याद कर लो यार, कौन मना कर रहा है? 3 गुणा 10⁻16 मीटर याद कर लो, ठीक है। बस याद ये रखना है जब चाप की लंबाई कितनी हो, 1 खगोलीय मात्रक, और कोण कितना हो, 1 सेकंड का, तब जो दूरी हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं 1 पारसेक, ठीक है ना। और खगोलीय दूरी क्या होती है? चंदा मामा के सेंटर से हमारी धरती माता के केंद्र की दूरी। चलो, तो यहाँ पे अपन ने लंबाइयों के सारे मात्रक पढ़ डाले। एक बार यहाँ पे इस पेज पे वापस आते हैं। हाँ, सबसे छोटा मात्रक फर्मी पड़ा, 10⁻−15, ये करेक्शन आप करेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी हमने पढ़ी, खगोलीय मात्रक या खगोलीय दूरी, फिर प्रकाशवर्ष, और सबसे बड़ा हमारा पारसेक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारे द्रव्यमान का मापन। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चेहरा, बहुत जाना पहचाना चेहरा होगा आपका, उसके बारे में अपन बात करेंगे। डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारत के बहुत ही बड़े और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। वो मान विभूति की फोटो भी हमने यहाँ पे लगाई है। क्यों लगाई वो भी आपको समझ आएगा। यहाँ पे वो भी जो है हमारे किस तरीके से हमारे काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपन इनको यूज करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो द्रव्यमान के बारे में बात कर लेते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि द्रव्यमान कहीं पर भी चला जाए परिवर्तित नहीं होता सर। चंदा मामा पे जाऊंगा तो भी द्रव्यमान सेम, यहाँ खड़ा हूं तो भी द्रव्यमान सेम। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत गुणधर्म होता है वो उसका द्रव्यमान है, जो उसमें जो अणु है उन पे निर्भर करता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल पे। देखो, द्रव्यमान सभी पदार्थों का मूल गुणधर्म होता है और उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। नहीं, मैं जितने अणुओं से मिलकर बनाऊं, ठीक है, वही मेरा द्रव्यमान है। ये पेंसिल जितने अणुओं से मिलकर बनी है वही इसका द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कुछ करेगा इसमें। तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, इनका दाब पे, ताप पे, गुरुत्वाकर्षण पे द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब है हमको, अच्छा, हम जब द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जैसे हमने अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात करी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चीजें पता करनी है, सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक। अब सबसे छोटा मात्रक तो आप बचपन से पढ़े हुए, 9th क्लास में पढ़ा था, AMU, इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान मात्रक, आजकल जिसको शॉर्ट में अपन यू यानी यूनिफाइड मास बोलते हैं, जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर होता है। एक कार्बन 12 उसके 12 बराबर टुकड़े करें और जो एक भाग का मात्रक आया उसी को अपन ने क्या बोल दिया, AMU। अब आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि एक AMU होता क्या है। मान लो मैं एक शॉपकीपर है ना, अब यार घर से बाट लाना भूल गया, पर मेरे पास एक तरबूज पड़ा है, गर्मी का मौसम है, तरबूज भी खाना चाहिए, तो मेरे पास एक वाटरमेलन बड़ा सारा 12 किलो का। तो मैंने क्या किया, उस 12 किलो के तरबूज के छोटे छोटे पीसेस कर दिए, है ना। एक पीस कितने का, 1 किलो का सर। तो मेरे पास जितने भी तरबूज हैं या और जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं, अगर मुझे उसका द्रव्यमान मापना है तो मैं उस एक टुकड़े से माप लूंगा। मान लो 2 टुकड़े एक तरफ पड़े हैं, बाकी फ्रूट इस तरफ पड़े हैं, मतलब 2 किलो का हुआ। 3 टुकड़े पड़े हैं तो 3 किलो का हुआ। एक टुकड़ा पड़ा है तो 1 किलो का हुआ। तो हम उस एक टुकड़े से वो जो तरबूज है, जो वाटरमेलन, उसके एक पीस से बाकी सबको कंपेयर कर रहे हैं ना, उनसे उसकी तुलना कर रहे हैं। तो कार्बन 12 के भी हमने क्या करे, 12 बराबर भाग किए। एक भाग आपको मिला होगा, उस एक भाग को हम बाकी सारे से उससे उसकी तुलना करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 U होता है, तो यानी कार्बन 12 के 1/12वें भाग से ये कितना भारी है, 16। जैसे 16 को लकी जो कोई चीज पड़ी हो साइड में, तो वो एक तरबूज के टुकड़े से 16 गुना भारी है। वैसे कार्बन 12 के एक भाग जो हमें मिला उससे 16 गुना भारी निकला, कौन, ऑक्सीजन। तो ये द्रव्यमान की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है, जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के लगभग बराबर है। मैं लगभग बोल रहा हूँ, LU एक्यूरेटली नहीं बोल रहा हूँ। इसको शॉर्ट में अपन एक U भी बोलते हैं या एक AMU भी बोलते हैं। जैसे हमारे न्यूट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान 1.007 U होता है, और हमारा जो ये तो हमारा ये हमारा प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो है हमारा वो 1.008 होता है। ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है U में, और ये हमारा प्रोटॉन में है, ठीक है। तो U सबसे छोटा मात्रक जिससे हम अणु परमाणुओं का द्रव्यमान निकालते हैं।
अब आते हैं हम सबसे बड़े मात्रक पे। सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर दिया किसने? इन्हीं ने दिया। यही हमारे ऑनरेबल जो चंद्रशेखर वेंकटरमन है, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश का गौरव, उन्होंने ही चंद्रशेखर ये यूनिट दी थी। उनके अकॉर्डिंग सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ऐसा प्लेनेट तो होता ही नहीं है जिसका द्रव्यमान हमने या तो पता नहीं करा है, पता कर लिया होगा कि ऐसा कौन सा चीज आ गई जिसका द्रव्यमान मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 ही क्यों लिया? 1.5 ले सकते थे, 1.6 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 10 ले सकते थे, कितना भी ले लेते, 100 ले लेते, 1 करोड़ ले लेते, सबसे बड़ा द्रव्यमान बन जाता। ऐसा नहीं होता। उन्होंने ऐसा बताया। इनसे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन वो इतना डिटेल में बता नहीं पाए। इनके अकॉर्डिंग एक ऐसे प्लेनेट की कल्पना की गई जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना के बराबर है, और वो प्लेनेट एग्जिस्ट करता है, मतलब वो स्टेबल है अगर उसका द्रव्यमान इतना हो तो। देखो कितना भी द्रव्यमान लेने से प्लेनेट की स्टेबिलिटी पता नहीं पड़ती, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी का अपना द्रव्यमान है, सूर्य का अपना द्रव्यमान है, तो सूर्य से बड़ा कोई प्लेनेट होगा जिसका द्रव्यमान 1.4 है, तो हमारा जो द्रव्यमान है ना वो स्टेबल फॉर्म में इतना ही रह सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल का जो पूरा का पूरा जो मास है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाता है, एक बिंदु पे आके ठहर जाता है, ठीक है। तो एक स्टेबल प्लैनेट जो होता है हमारा, एक स्टेबल प्लैनेट, उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में डॉक्टर सीवी रमन ने बताया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया हमारा चंद्रशेखर, ठीक है। और 1/4 है सूर्य के मान का, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चंद्रशेखर यूनिट, इसलिए इसके यहाँ पे लिखा है CSU, इसका मान इतना। हमें याद नहीं करना, हमें बस पता करना है सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर होता है द्रव्यमान का, और सबसे छोटा कौन है? एक AMU और एक U। देखो लिखा है नीचे, नोट, चंद्रशेखर द्रव्यमान की सबसे बड़ा मात्रक होता है किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र यानी व्हाइट डॉर्फ का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। यानी उन्होंने एक ऐसे नक्षत्र यानी एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करी, स्थायी लिखा ना, पता, स्थायी स्टेबल प्लैनेट की कल्पना करी जिसका द्रव्यमान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर एक प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका द्रव्यमान 1.4 गुना हो सकता है सूर्य के द्रव्यमान का, इससे ज्यादा नहीं, अगर वो स्टेबल है तो, ठीक है ना। और अनस्टेबल है तो कितना ही हो, कौन मना कर रहा है? अच्छा, तो अब हम लास्ट चलते हैं, वो है हमारा समय का। देखो समय का सबसे बड़ा मात्रक नहीं होता, सबसे छोटा मात्रक हमारे काम का है बस यहाँ पे। उससे पहले देखो कुछ चीजें हम जानते ही हैं, जैसे पृथ्वी अपने एक पूरा जो अपने अक्ष पर घूम रही है तो 24 घंटे लेती है, जो कि रियलिटी में 24 घंटे तो होता नहीं है। वो कितना होता है? हम बोलने को तो बोलते हैं 23 घंटे 56 मिनट, लेकिन ये भी करेक्ट मान नहीं है। 23 घंटे 55 मिनट और 48 सेकंड ये मान होता है। जो 4 मिनट यहाँ पे बच गए, मान लेते हैं 56 सेकंड है, तो 4 मिनट जो आपके बचे यहाँ पे, जो 4 मिनट बचे हैं वो 4-4 मिनट बन के 4 साल में एक लीप ईयर बना देते हैं, एक लीप वर्ष बनाते हैं, ठीक है ना। 4 की जगह बार बार 1 लिख रहे हैं, ठीक है। 4 मिनट रोज बच रहे हैं हमारे। तो इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो हम जानते ही हैं। तो बेसिक सी बात है, वो हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड करी क्योंकि हमें पता ही है, बुक में लिखी है, पर हमने इंक्लूड नहीं करेगी क्योंकि हमें पता है तो हम क्यों इंक्लूड करें। एक चंद्रमास क्या होता है, बस हमारे वो काम का है कि जो चंदा मामा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे गोल 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 घूमा। तो कितना टाइम लिया उसने? 27.3 दिन, तो उसको अपन चंद्रमास बोलते हैं। शेक सबसे छोटी यूनिट है उसकी समय की, और ये जो मान होता है वो 10 की घात 8 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सबसे छोटी यूनिट है, आजकल यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे समय की तो वो शेक होगी। जैसे द्रव्यमान की सबसे बड़ी चंद्रशेखर, सबसे छोटी AMU एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम दूरी के बारे में बात करें तो पारसेक सबसे बड़ी है, और आपकी जो फर्मी थी सबसे छोटी, और समय में सबसे छोटी शेक है, ठीक है ना। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। वही एक छोटी सी राय है आप लोगों को, मास्क पहनना है, बाबा जी आपको दिखा रहे हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, घर के बाहर फालतू ना निकलो, घर पे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, ठीक है ना। उनको भी थोड़ा सा उनको भी एडवाइस करो कि वो लोग भी घर पे बैठे बैठे फालतू टाइम पास ना करें, वो भी वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।